हेलो एवरीवन। आज का हमारा एंजाइम का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको या उसकी एफिशिएंसी है उसको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। एंजाइम्स एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही काम करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम हो वो एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करेगा, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर जो होता है ये जनरली जो है उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर है उसके करस्पॉन्डिंग होता है, बॉडी टेम्परेचर के ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.6 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे ही एंजाइम्स जो ह्यूमंस में प्रेजेंट है वो काम करते हैं। इसीलिए जब आप देखते हो जब आपको बुखार आता है तो आपकी भूख भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जो आपके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेट हो जाएंगे वो काम नहीं करेंगे, प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेंगे। तो सारे के सारे एंजाइम्स जो हैं एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में काम करते हैं जो कि करस्पॉन्डिंग होता है उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी टेम्परेचर के। और फिर एक टर्म आता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसमें एंजाइम अपना जो है मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाता है, ठीक है। जिसमें वो मैक्सिमम या हाईएस्ट एक्टिविटी दिखाता है उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। और अगर टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी डिक्लाइन करती है। अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम क्या हो जाएगा, अगर लो टेम्परेचर है तो एंजाइम इनएक्टिव हो जाते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर है तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली एंजाइम क्या है, प्रोटीन्स हैं और प्रोटीन्स हाई टेम्परेचर पर डीनेचर्ड हो जाते हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम फ्रोज़न फूड है तो जब फ्रोज़न फूड में क्या है टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस केस में जो एनवायरनमेंट में एंजाइम प्रेजेंट है या जो फूड में प्रेजेंट एंजाइम्स है या जो माइक्रोब्स हैं उनके एंजाइम्स उस पर काम नहीं कर पाते हैं और इस तरीके से आपका फूड क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है क्योंकि उनके एंजाइम्स क्या हैं, फंक्शनल नहीं है। अच्छा, अब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, पोइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही ऊपर या नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है। वो होम्योथर्मल एनिमल यानी जो वार्म ब्लडेड एनिमल हैं उनके जैसे नहीं होते। हमारा तो चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो उतना ही रहेगा, 98.6 फ़ारेनहाइट है तो उतना ही रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोल्ड ब्लडेड एनिमल अगर ठंड और ये गर्मी के हिसाब से उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट होते रहता है। तो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा या बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो उस केस में उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाती है। और क्योंकि वो उस टेम्परेचर पे फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो हाइबरनेशन जिसे कि विंटर स्लीप या एस्टिवेशन जिसे कि समर स्लीप बोलते हैं उसमें चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। दूसरा चीज़ है पीएच। क्या है कि हर एक एंजाइम अपना मैक्सिमम एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी एक स्पेसिफिक पीएच पे दिखाता है। अगेन उस स्पेसिफिक पीएच को हम बोलेंगे ऑप्टिमम पीएच। और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ही पीएच उसके पूरे बॉडी में अलग अलग पार्ट में अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो एंजाइम है वो उस पर्टिकुलर पीएच के लिए वो बने हुए हैं। इंट्रासेलुलर जो एंजाइम्स हैं यानी इंट्रासेलुलर
जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है एंजाइम, उन जो वहाँ पर जैसे क्रेब्स साइकिल है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, ग्लाइकोलिसिस है, साइटोप्लाज्म में हो रही है ना, तो वहाँ पर जो एंजाइम्स हैं जो इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट है, सेल के अंदर प्रेजेंट है, वो ज़्यादातर, क्योंकि सेल का पीएच क्या होता है, ऑलमोस्ट इट इज़ न्यूट्रल, है ना, तो वो न्यूट्रल पीएच पे अपनी जो है एक्टिविटी दिखाते हैं मोस्ट ऑफ द इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं जनरली, मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं। और इसमें और एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं टाइलिन का, जो कि क्या है, सलाइवरी एमाइलेज है। तो है ना, तो जो टाइलिन है या फिर जो सलाइवरी एमाइलेज है वो 6.8 पीएच पे अपना काम करता है। पेप्सिन को अगर आप देखो तो ये 1.2 पीएच पे काम करता है, 1.2 1.5 पीएच पे काम करता है, और 1.5 पीएच पे काम करता है ना। और अगर ट्रिप्सिन को देखो तो वो 8.5 या 6 पीएच पे अपना काम करता है ना, 8.5 पीएच पे अपना काम करता है। तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग पीएच पे अपना ऑप्टिमम एक्टिविटी मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाते हैं और पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं पेप्सिन को 8.5 पीएच पे ले आऊँ या 6.8 पीएच पे ले आऊँ तो वो वहाँ काम नहीं करेगा, या फिर मैं सलाइवरी एमाइलेज का पीएच चेंज करके 8.5 या 1.5 कर दूँ तो वो वहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हर एक एंजाइम का अपना अपना पीएच होता है। तीसरा फैक्टर है एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन अगर जो एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, ठीक है, कोई रिएक्शन को अगर कोई एंजाइम कैटालाइज कर रहा है तो जो उसका रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे आप एंजाइम मॉलिक्यूल्स का नंबर इंक्रीज करते रहते हैं। इसको हम समझते हैं, ठीक है। ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे जैसे एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन यानी जैसे जैसे एंजाइम मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे स्पीडली नॉट रैपिडली, स्पीडली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता रहता है, ठीक है। धीरे धीरे स्पीडली रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता रहता है जैसे जैसे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, यानी एंजाइम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं। लेकिन एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाता है और उसके बाद चाहे आप एंजाइम का नंबर बढ़ाएं भी तो भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। चौथा है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो क्या होता है, तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी बढ़ता है और शुरू में ये रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसको यहाँ, इस ग्राफ को यहाँ बना लेते हैं। ये है आपकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन और ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता रहेगा उसके मॉलिक्यूल्स बढ़ते रहेंगे तो ये जो रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन है वो बढ़ता रहेगा और शुरुआत में ये जो राइज है ये बहुत रैपिड होता है, ठीक है। शुरुआत में ये राइज बहुत रैपिड होता है ओके। और फिर उसके बाद क्या होता है, इवन सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तब भी
ये राइज उतना ज़्यादा नहीं होता है, यानी रेट ऑफ जो राइज है, रेट ऑफ रिएक्शन के बढ़ने का, वो उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, हाई नहीं रहेगा। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पर कि वो अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी मैक्सिमम आपकी रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी। ये है वी मैक्स, कैपिटल से दिखा रहे हैं वी मैक्स, ठीक है। अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगी और इस कॉन्सेंट्रेशन पर, तो ये कहाँ उसने अटेन करी, सबस्ट्रेट की ये कॉन्सेंट्रेशन पर उसने अटेन करी, ठीक है। सपोज यहाँ सबस्ट्रेट एस डैश से हम दिखा देते हैं, ठीक है। तो जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन एस डैश हो गई, या हम इसको ऐसे समझें कि ये जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंचा जब सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, एस डैश थी। और इसके बाद इवन आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तब भी ये वेलोसिटी इतनी ही मेंटेन रहेगी, बढ़ेगी नहीं। तो क्योंकि क्या होता है इस स्टेज पे, क्या होता है, जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम्स तो इसमें हम बढ़ा नहीं रहे हैं, एंजाइम हमने उतने ही रखे, कांस्टेंट रखा है। तो अब एंजाइम के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे, उनकी जितनी भी एक्टिव साइट्स थी, अब वो इन सबस्ट्रेट से सैचुरेट हो चुकी हैं और कोई भी एक्टिव साइट एंजाइम में अब नहीं है। तो इवन आप वहाँ पर सबस्ट्रेट डालते जाओ, क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइट खाली ही नहीं है, तो जो आप सबस्ट्रेट डालोगे वो कहाँ जाके लगेगा, बाइंड कहाँ करेगा, है ना। तो अब क्योंकि कोई भी एडिशनल कोई भी अगर आप एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स भी उस रिएक्शन में डालेंगे तभी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स की हर एंजाइम, जितने भी वो एंजाइम्स थे उनकी जितनी भी एक्टिव साइट्स थी अब सैचुरेट हो गई हैं, उनमें सबस्ट्रेट लग चुका है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का कोई भी सवाल पैदा ही नहीं होता। अब इसमें एक टर्म आता है मिकेलिस कांस्टेंट, ठीक है, मिकेलिस कांस्टेंट, जिसको हम Km से दिखाते हैं। ये क्या होता है? ये रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी है, ठीक है। इस रिएक्शन, इस Vmax का हाफ, यानी इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ सपोज यहाँ पर आया, जिसको हम स्मॉल Vmax से दिखाते हैं। जो स्मॉल Vmax है वो इस Vmax का हाफ है, ठीक है, वो इस Vmax का हाफ है। यानी कि किसी रिएक्शन की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ है स्मॉल Vmax, ठीक है। अब इस Vmax में भी कोई ना कोई सबस्ट्रेट की यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन रही होगी। सपोज वो S डैश, सपोज वो S1 है, ठीक है। तो मिकेलिस कांस्टेंट क्या होता है? किसी भी एंजाइम के लिए इसको मैं लिख देती हूँ, फॉर एन एंजाइम it is the substrate concentration, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन एट विच, जिस पे कि द रिएक्शन catalyzed by it means that enzyme attains half of its maximum velocity। सबस्ट्रेट की, किसी भी एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिसमें कि जो रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहा है अपनी हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेन कर ले। तो यहाँ पर हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी इसने यहाँ पर अटेन करी S1 ने। तो ये S1 बेसिकली Km है। इसको मैं S1 की जगह ना लिख के क्या लिखूंगी,
Km। ठीक है, तो Km क्या हो गया, जहाँ पर Km क्या हो गया, जहाँ पर सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर की जो रिएक्शन कैटेलाइज हो रही है वो अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ले। ठीक है, अब मिकेलिस कांस्टेंट क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द एफिनिटी। पूछा जाता है कि मिकेलिस कांस्टेंट क्या होता है, तो ये एफिनिटी ऑफ एंजाइम टुवर्ड्स दैट सबस्ट्रेट उसको इंडिकेट करेगा। कैसे, अगर ये इसकी वैल्यू कम होगी, अगर इसकी वैल्यू कम होगी इसका मतलब कि क्या है कि उस रिएक्शन ने अपनी हाफ जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो जल्दी अटेन कर ली, यानी जो एंजाइम है उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है सबस्ट्रेट के लिए, तभी तो उसने वो जो वेलोसिटी है वो जल्दी अटेन कर ली ना, है ना। और अगर हाई Km होगा तो यानी एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो गई। जब उसकी एफिनिटी कम है इसका मतलब यह है कि वो अपनी हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी देर में कवर ले रहा है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अगर देर में ले रहा है तो यानी वो मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या करेगा, देर में लेगा। अब इसमें देखिए, अगर मैं इस ग्राफ से समझूं, सपोज अगर यहाँ पर होता, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पर ही हमें हाफ ऑफ द वेलोसिटी मिल जाती, तो यानी इस एंजाइम और जो सबस्ट्रेट इस रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उनकी एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है, उस एंजाइम की उस सबस्ट्रेट के लिए एफिनिटी ज़्यादा है। और अगर यहाँ जाके हमें Km मिल रहा है यानी Km की वैल्यू ज़्यादा है तो एफिनिटी उस एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, अब एक ही एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट पे अगर काम कर रहा है, अगर एक एंजाइम है और वो अलग अलग सबस्ट्रेट पे काम कर रहा है तो उसकी ये जो मिकेलिस कांस्टेंट होगा उसकी ये जो वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी। ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम की एक ही मिकेलिस कांस्टेंट होगा, यानी उसका मिकेलिस कांस्टेंट यानी उसकी जो वैल्यू है मिकेलिस कांस्टेंट की वो सेम रहेगी किसी भी एंजाइम के लिए, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि वो किस सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, अगर एक ही एंजाइम अलग अलग सबस्ट्रेट के ऊपर काम कर रहा है तो जैसा कि मैंने बताया उसकी मिकेलिस जो कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग होगी। अब पांचवा चीज़ है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन देख लिया, सबस्ट्रेट का देख लिया, अब देखते हैं प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या फ़र्क पड़ेगा किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी पे, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता जाएगा तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट भी बन गया, प्रोडक्ट भी बन रहा है, एंजाइम तो प्रेजेंट है ही रिएक्शन में, सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, प्रोडक्ट भी एक्यूमुलेट होने लग गया, तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे सबस्ट्रेट को आने से हिंडर करेगा। ठीक है, उसको वहाँ पे क्या करेगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन होगा तो वो जो उसकी एक्टिव साइट्स हैं एंजाइम की वहाँ पर हिंड्रेंस पैदा करेगा ताकि वहाँ पर रिएक्टेंट ना आ सके। और वैसे भी आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि अगर कोई रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलती हैं, उनका एक ही प्रिंसिपल है कि अगर प्रोडक्ट को आप वहाँ से रिमूव करते जाएंगे तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करते रहती हैं, जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो प्रोडक्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्लाइन करेगा। सिंपल सी बात ये है। और यहाँ पर आप उसका रीज़न लिखेंगे कि वो एक्टिव साइट्स जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वहाँ पे वो हिंड्रेंस पैदा करेगा रिएक्टेंट्स के लिए। ठीक है, आप ये समझ लो कि भीड़ ज़्यादा जमा हो गई है तो रिएक्शन अपने आप ही कम हो जाएगी उसका रेट। अब है एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? कुछ
कुछ एंजाइम्स जो सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी सेल्स कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कभी कभी सेल ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि अपनी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, जिन्हें कि प्रो एंजाइम्स कहते हैं। प्रो एंजाइम्स, एंजाइम से पहले प्रो, है ना। ये इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रो एंजाइम्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में एक्टिवेटर्स चाहिए होते हैं। एक्टिवेटर्स कोई स्पेसिफिक आयन भी हो सकता है और कुछ दूसरे एंजाइम्स भी एक्टिवेटर्स का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो प्रो एंजाइम्स में ऑफ कोर्स वो अपना एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फ्रेगमेंट्स हैं जो उसको एक्टिव होने से इनहिबिट कर रहे हैं। तो ये जो एक्टिवेटर्स हैं, ये प्रो एंजाइम्स के जो इनहिबिटिंग फैक्टर्स हैं या इनहिबिटिंग फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी उनको वहाँ से हटाने का काम करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस के थ्रू वो, यानी विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो इनहिबिटिंग फ्रेगमेंट्स को प्रो एंजाइम से हटाते हैं ताकि एंजाइम जो है एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। इसमें कुछ आयंस भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन क्या है? ये प्रीकर्सर है किसका? पेप्सिन का। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन है। पेप्सिन ये चेंज होता है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव एंजाइम पेप्सिन में, जब HCl, यहाँ पर क्या है? स्पेसिफिक आयंस, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में चेंज होता है। अगर एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन भी एक आपका प्रो एंजाइम है और इसका एक्टिव एंजाइम है ट्रिप्सिन। इसको ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करने वाला भी एक एंजाइम है। तो एंजाइम भी एक्टिवेटर्स की तरह काम कर सकते हैं और ये एंजाइम है एंटेरोकाइनेज, ठीक है। दिस यू मस्ट हैव रेड इन योर डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा होगा। तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज करने वाला, एक्टिव फॉर्म में चेंज करने वाला एंजाइम है एंटेरोकाइनेज। ओके, अब लास्ट है जो फैक्टर इन्वॉल्व है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने घटाने के लिए, पॉइजन्स एंड रेडिएशंस। तो जो हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं या जो पॉइजन्स होते हैं, वो एंजाइम के 3 डायमेंशन, क्योंकि प्रोटीन का बना है तो उसके टर्शरी स्ट्रक्चर को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं पॉइजन्स एंड रेडिएशंस। पॉइजन्स में जैसे साइनाइड हो गया, और जब उसका टर्शरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा एंजाइम का, तो अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो यानी अगर ये दोनों एंजाइम, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच इज ऑफ कोर्स विच इज प्रेजेंट इन एंजाइम, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे और इस तरीके से एंजाइम इनएफेक्टिव हो जाएगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस लेक्चर को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।